यहाँ पर हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर हम पहले पढ़ चुके हैं। और पहले में हम क्या पढ़ चुके हैं, हम अगेन आपको दोबारा से रिपीट करा देते हैं कि हम पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, इनके लिए हम जांच कर चुके हैं किसकी, समृद्ध गुणधर्म की। और चारों संक्रियाओं के लिए संक्रिया 4 होती हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी इन चारों संक्रियाओं के लिए हम अलग अलग प्रकार से पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक तीनों की जांच कर चुके हैं कि समृद्ध गुणधर्म का पालन ये कौन कौन करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए हमने देखा था कि जब हम समृद्ध गुणधर्म पढ़ रहे थे, यहाँ पर क्रम विनिमयता गुणधर्म यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये। इससे पहले हमने पढ़ा था समृद्ध गुणधर्म, और वो हमने 4 संख्याओं के लिए पढ़ा था, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याएं और पूर्णांक। इन सभी संग्रहों के लिए हमने ये पढ़ा था। तो हमने देखा था कि जो 2 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उन दोनों का योग एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत कैसी है, समृद्ध हैं। इसके बाद हमने देखा कि 2 प्राकृतिक संख्याओं को जब घटाया जाता है तो उनका योग एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें उनका योग प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं होकर के और पूर्णांक प्राप्त हो जाता है। जैसे हम 8 में से 10 घटाएंगे तो -2 बचेगा। अब -2 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, वे घटाव के लिए यानी व्यवकलन के लिए समृद्ध नियम का पालन नहीं करती। दूसरे आते हैं हम, योग हो गया, घटाव हो गया। इसके बाद आते हैं हम गुणा पे, यानी कि जो 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं ए और बी, यदि उनको गुणा किया जाता है तो क्या प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है? बिल्कुल। जब 2 प्राकृतिक संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम देखते हैं कि हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो गुणन के अंतर्गत समृद्ध नियम का पालन करती हैं या गुणन के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। इसके बाद आते हैं हम भाग पे, यानी कि डिवाइड पे। जब 2 प्राकृतिक संख्याओं को एक दूसरे से भाग दिया जाता है तो क्या प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है? नहीं। जैसे 1 में 2 का भाग दिया जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 यानी 1/2 अंश 1 है और हर 2 है, तो इस तरह से अंश और हर में ये संख्या आई है, तो ये संख्या तो परिमेय संख्या हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं थी वो भाग के लिए समृद्ध नहीं होती। तो टोटली हम कहें कि प्राकृतिक संख्याएं व्यवकलन और भाग के लिए समृद्ध नहीं होती, बाकी गुणन और किसके लिए, योग के लिए समृद्ध होती हैं। इसके बाद आती है बात पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याओं, और इससे पहले हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या। अब जब हम देखते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो योग के लिए समृद्ध होती हैं कि नहीं, तो जब दो पूर्ण संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो योग के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। दूसरा आता है घटाव। घटाव के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं समृद्ध नहीं होती, क्योंकि जब हम पूर्ण संख्याओं को घटाएंगे तो हमें माइनस में प्राप्त हो जाएगी, इसलिए घटाव के अंतर्गत जो पूर्ण संख्याएं वो समृद्ध नहीं होती। इसके बाद आता है गुणन। गुणन के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं समृद्ध होती हैं, क्योंकि जब हम 2 पूर्ण संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसके बाद आता हमारा भाग, यानी जो पूर्णांक, जो पूर्ण संख्याएं हैं, क्या भाग के अंतर्गत समृद्ध होती है? नहीं। जब एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग दिया जाता है तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा, मतलब कुछ कंडीशन में नहीं होगा। यदि कहीं पर एक भी कंडीशन में प्राप्त नहीं होता है तो वो उसका पालन नहीं करेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो भाग के लिए समृद्ध नहीं होती। अब बात आती है पूर्णांकों की। पूर्णांक होते हैं वो योग के लिए समृद्ध होते हैं, हम सीधे बता देते हैं आपको। और व्यवकलन के लिए जो पूर्णांक होते हैं वो समृद्ध होते हैं, और गुणन के लिए भी समृद्ध होते हैं, लेकिन भाग के लिए समृद्ध नहीं होते। और अब बात आती है, पूर्ण संख्याएं हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्णांक हो गए, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं होती हैं योग के लिए समृद्ध होती हैं और घटाव के लिए समृद्ध होती हैं, और जो गुणन है उसके लिए भी समृद्ध होती हैं, लेकिन भाग के लिए
जो परिमेय संख्या है वो समृद्ध नहीं होती। तो ये हमने आपको शॉर्ट में बता दिया कि आपने पहले क्या पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रम विनिमयता गुणधर्म। और ये क्रम विनिमयता जो प्रॉपर्टीज है, ये हम जैसे हमने पहले पूर्ण संख्या पे पढ़ा था, पूर्णांक पे पढ़ा था, और परिमेय संख्या पे पढ़ा था, और किस पे पढ़ा था पूर्णांक पे, तो चारों संख्याओं पे हमने पढ़ा था। इसी प्रकार हम जो क्रम विनिमयता जिसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम चारों नंबरों पे याद करेंगे। किस किस पे? प्राकृतिक संख्याओं पे, पूर्ण संख्याओं पे, पूर्णांकों पे, और बच्चा अपना परिमेय संख्याओं पे। यानी चारों पे हम इसे लागू करके देखेंगे कि चारों का ये चारों पर लागू हो रहा है या नहीं। और चारों पर लागू कैसे करेंगे? जैसे हम करेंगे पूर्ण संख्याओं पर सबसे पहले, या प्राकृतिक संख्याओं पर करेंगे, तो हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए हम 4 संक्रियाओं पर लागू करेंगे। इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं के लिए भी 4 संक्रियाओं पर लागू करेंगे। 4 संक्रिया कौन कौन सी होती हैं? प्लस, माइनस, गुणा और भाग। तो चारों के लिए 4-4 बार करेंगे तो 4 चौको 16 स्टेप हमारे हो गए हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के लिए। हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म लागू होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्रम विनिमयता गुणधर्म, और किसके लिए? प्राकृतिक संख्याओं के लिए। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं के लिए हम कौन सा गुणधर्म पढ़ रहे हैं? क्रम विनिमयता गुणधर्म। क्रम विनिमयता गुणधर्म ये होता है कि जब हम दो संख्या लेंगे a और b, कोई दो प्राकृतिक संख्याएं a और b, और a प्लस बी बराबर b प्लस ए यदि हमारा आ जाता है, तो वो हमारा क्रम विनिमयता नियम का पालन करेगा। जैसे प्राकृतिक संख्याओं के लिए हम लेते हैं, तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के लिए योग के बारे में बात करते हैं। और क्रम विनिमयता गुणधर्म क्या होता है कि जैसे कोई दो संख्या है a और b, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, दो प्राकृतिक संख्याओं a तथा b के लिए, दो प्राकृतिक संख्याओं a तथा b के लिए क्या होगा? a प्लस बी बराबर b प्लस ए। यदि इस तरह ये बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो क्रम विनिमयता गुणधर्म है वो हमारी प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए लागू है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्रम विनिमय है। तो देखिए यहाँ पर हम चेक करके देखते हैं, और हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम दो प्राकृतिक संख्याएं लेते हैं, जैसे कोई भी मैंने प्राकृतिक संख्या ले ली है 2 प्लस 4। अब जब 2 प्लस 4 है, ये a है ये b है, यानी कि अब हम इसे लिखेंगे 4 प्लस 2। तो ये क्या दोनों बराबर हैं? 4 और 2 6, 4 और 2 6 बराबर हैं, क्योंकि जब हम जोड़ेंगे इन्हें तो ये बराबर हो जाएंगे। ये हो गया एक। दूसरा उदाहरण हम लेकर देखते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 और अनंत तक ऐसी ही संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। हम जीरो का कोई काम नहीं है यहाँ, ना माइनस वाले का काम, ना p अपॉन q का काम। हम केवल ये गिनती ले सकते हैं अनंत तक। तो हम यहाँ और ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 18 प्लस 2 बराबर। अब इसको उल्टा करना है, ये a है ये b है, तो हमें लिखना है b अपॉन b, क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम है। तो लिखेंगे 2 प्लस 18। तो देखते हैं कि हम जब 18 में 2 जोड़ते हैं तो भी 20 ही आता है, और जब 2 में 18 जोड़ते हैं तो भी 20 ही आता है। इसका मतलब 2 में 4 जोड़ते हैं तो भी 6 ही आ रहा है, और 4 में 2 जोड़ रहे हैं तो भी 6 ही आ रहा है। तो टोटली हम कह सकते हैं कि हमने जब इनका क्रम चेंज कर देंगे तो हमें इनके आंसर में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। और यदि इनका क्रम चेंज करने पर इनके कोई परिवर्तन इनमें नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग कैसा होता है? क्रम विनिमय होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हमने जांच की है किसकी? योग की। यहाँ पे हमने 1 नंबर पे योग की जांच की है, और हमने देखा है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग क्या हो रहा है? प्राकृतिक संख्या ही इसके बराबर ही हो रहा है, यानी दो प्राकृतिक संख्याओं का योग उनका क्रम चेंज करने पर बदल नहीं रहा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है उनका योग कैसा होता है? क्रम विनिमय। योग क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय का मतलब होता है कम्यूटेटिव।
योग क्रम विनिमय है किसका? प्राकृतिक संख्याओं का। अब हम प्राकृतिक संख्याओं का घटाव देखेंगे कि जो प्राकृतिक संख्याओं का घटाव है वो किस प्रकार का होता है, यानी जिसे हम व्यवकलन कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के ऊपर हम इसे जब अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम दो संख्याओं को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, और उन्हीं संख्याओं का स्थान आपस में बदलकर हम घटाकर देखेंगे तो हम देखते हैं कि बराबर आता है या नहीं आता। तो देखिए, जैसे मैं कहता हूं कि 2 में से मैं 5 घटा देता हूं, ठीक है, और इधर फिर 5 में से 2 घटा देता हूं। तो देखिए, जब मैं 2 में से 5 हम घटा रहे हैं, 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, लेकिन जब हम 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो ये तो इक्वल नहीं आया हमारा। एक हमने एक एग्जाम्पल लिया है, उसमें ही हमारा गलत निकल के आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ -3 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा? 3, जो एक दूसरे के बराबर नहीं है। -3 इज नॉट इक्वल टू 3, -3 इज नॉट इक्वल टू 3। -3 3 के बराबर नहीं होता, जबकि यहाँ पर बराबर हो रहा था। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो व्यवकलन है वो क्रम विनिमय नहीं है। व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे, अभी तो हम प्राकृतिक संख्याओं के लिए चेक कर रहे हैं, इसी प्रकार से हम प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्णांकों के लिए और परिमेय संख्याओं के लिए, सबके लिए चेक करेंगे। हमने यहाँ पर 2 संक्रियाओं के लिए चेक कर लिया है, योग और व्यवकलन के लिए। व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं होता और ये क्रम विनिमयता का नियम है। और अब हम पढ़ेंगे इस पे नंबर 3। नंबर 3 पे आता है हमारा गुणन। तो गुणन में हम जब देखते हैं कि 2 जब प्राकृतिक संख्याएं लेते हैं हम, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी है, हमने सिर्फ घटाव का चिन्ह लगाया है। अब देखिए कि क्योंकि हमें यहाँ घटाना था और यहाँ जोड़ना था। अब देखिए कि गुणा, जब हम 2 जैसे 2 × 4 करेंगे तो जैसे स्थान बदल दिया 4 × 2, तो ये बराबर होना चाहिए, तो ये हमारा बराबर ही होगा। मतलब 2 जब संख्याओं को हम गुणा कर रहे हैं और उनका स्थान चेंज कर रहे हैं तो हमें बराबर ही प्राप्त हो रहा है। हमें प्राकृतिक संख्या लेनी है, इसलिए हम 0 नहीं ले सकते और ना ही कोई माइनस का अंक इसमें ले सकते। इसलिए जब हम इन संख्याओं को 2 × 4 करेंगे तो 8 आएगा और 4 × 2 करेंगे तो भी 8 आएगा। इसका मतलब इनके स्थान बदलने से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो हम लिखेंगे कि जो गुणन है वो क्या है? क्रम विनिमय। गुणन क्रम विनिमय है, मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका जो गुणन होता है वो कैसा होता है? क्रम विनिमय। इसके बाद हम देखते हैं भाग के लिए। भाग के लिए नंबर 4 पर हम भाग लिख देते हैं और भाग को इंग्लिश में कहते हैं डिवाइड। तो डिवाइड के लिए जब हम देखते हैं तो जैसे 2 प्राकृतिक संख्या लेता हूं मैं, 2/3, यानी 2 में जब हम 3 का भाग देते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे? 3 में 2 का भाग देंगे, क्योंकि हमें तो क्या करना है? चेंज करना है। तो जब हम 2 में 3 का भाग दे रहे हैं तो इधर हम क्या करेंगे? 3 में 2 का भाग देंगे, जो बिल्कुल भी बराबर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भाग क्रम विनिमय नहीं है। भाग क्रम विनिमय नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमने इनका स्थान बदला था इस प्रकार। अब हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं ए और बी के रूप में। जैसे 1 में 2 का भाग देंगे और फिर 2 में 1 का भाग देंगे तो ए और बी तो हो गया। तो हमें बस चेंज करना है, बाकी हमें संख्या लेनी है वो क्या लेनी है? प्राकृतिक ही लेनी है। अब तुम कहोगे कि 2/3 तो परिमेय संख्या हो गई, आपने तो परिमेय संख्या ले लिया। तो परिमेय संख्या तो 2 और 3 को मिलाकर हुई है। हम ऐसे थोड़ी कह रहे हैं 2 है वो प्राकृतिक संख्या है, 3 भी प्राकृतिक संख्या, हमने अलग अलग लिया, लेकिन हमने यहाँ भाग दे के देखा तो जब हमने 2 में किसका भाग दिया? 3 का दिया और फिर 3 में 2 का दिया तो बराबर नहीं आया। बराबर नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि जो भाग होता है प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नहीं होता। अब हम यहाँ पर अच्छी तरह समझ सकते हैं कि
जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनके लिए जो क्रम विनिमयता गुणधर्म है वो चारों संक्रियाओं के लिए किस प्रकार होता है। एक बार हम आपको ये फिर बता देते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका जो योग होता है वो क्रम विनिमय होता है, यानी कि उनका स्थान बदल a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यानी कि स्थान चेंज करने पर भी वही योग आता है, लेकिन व्यवकलन करने पर नहीं आता। गुणन करने पर भी वही आता है, लेकिन भाग करने पर नहीं आता। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है कि किस तरह से ये है। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे क्रम विनिमयता गुणधर्म किसके लिए, प्राकृतिक संख्याओं के लिए पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म। तो अब पढ़ते हैं, देखो हम लिखते हैं अब यहाँ ये वाला गुणधर्म पढ़ेंगे, उसमें भी सबसे एक नंबर पे पढ़ेंगे हम क्या, योग के लिए। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और होल नंबर्स, यानी होल नंबर के लिए हम क्रम विनिमयता गुणधर्म पढ़ रहे हैं। और जब हम होल नंबर के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म पढ़ रहे हैं तो हम चारों संक्रियाओं के लिए पढ़ेंगे, योग के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए यानी घटाव के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए यानी गुणा के लिए, और भाग के लिए यानी डिवाइड के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो हमारी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो ये होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 और ये ऐसे चलता जाएगा। ये वाली पूर्ण संख्याएं होती हैं और इन्हें W से डिनोट करते हैं। तो देखिए अब देखते हैं कि पूर्ण संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, यानी कि जो पूर्ण संख्याओं का योग, दो पूर्ण संख्याओं का योग उनके जब क्रम बदलने पर उनके बराबर होगा या नहीं, क्योंकि जो क्रम विनिमयता नियम होता है वो ये होता है कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए। योग के लिए, ये योग के लिए अपना क्रम विनिमयता गुणधर्म हो जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं कि 0 ले लिया हमने, प्लस 2 ले लिया और उधर 2 प्लस 0, तो देखिए कि 0 में जब 2 को जोड़ेंगे तो भी 2 ही आएगा, और 2 में 0 जोड़ेंगे तो भी 2 ही आएगा। और एक और देखते हैं हम, जैसे 30 में हम जोड़ते हैं 2, फिर 2 में जोड़ते हैं हम क्या 30, इसका मतलब ये तो बराबर आए जा रहा है। 2 बार हमने चेक किया, क्या आया, बराबर आया। तो हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो योग के लिए क्या होती हैं, क्रम विनिमय होती हैं। हमने 2 बार चेक कर लिया है, आप कितनी बार चेक करोगे तो आंसर यही आएगा, यानी आप इनका क्रम चेंज करोगे तो भी आंसर यही आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो पूर्ण संख्याएं हैं मतलब पूर्ण संख्याओं का योग क्रम विनिमय होता है। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि किन्हीं संख्या a और b के लिए a प्लस बी बराबर b प्लस ए क्या होता है, बराबर होता है, जो हमने ऊपर लिख रखा है। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे यहाँ कि योग कैसा है, क्रम विनिमय है। योग क्रम विनिमय है, ये लिख दिया हमने। अब हम देखेंगे व्यवकलन के लिए। व्यवकलन का मतलब होता है घटाव के लिए। घटाव के लिए जब हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जैसे पूर्ण संख्या है तो हमने 3 में से घटा दिया किसको, 1 को, ठीक है, लेकिन जब हम 1 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा बराबर नहीं आएगा, तो ये तो डायरेक्ट हो गया। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि व्यवकलन क्या नहीं है, क्रम विनिमय। किसका, पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। इनका जो व्यवकलन है वो क्रम विनिमय नहीं है। किसका, पूर्ण संख्याओं का। और व्यवकलन तो पूर्ण उसका प्राकृतिक संख्या का भी क्या था, क्रम विनिमय नहीं था। प्राकृतिक संख्या का व्यवकलन और भाग क्रम विनिमय नहीं था। अब देखते हैं कि क्या पूर्णांक या पूर्ण संख्याओं में वही कंडीशन बनती है क्या। तो देखिए व्यवकलन को सब्ट्रैक्शन कहते हैं और इसको एडिशन कहते हैं। अब देखिए अब आता है तीसरे नंबर पर गुणन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन गुणनफल और मल्टीप्लाई गुणा। अब देखिए कि हम गुणा करते हैं दो संख्याओं को, जैसे 0 गुणा 1 किया, 1 गुणा 0 किया तो बराबर आएगा ना।
एक और एग्जांपल लेते हैं कि 4 गुणा 6 किया तो 6 गुणा 4 किया, मतलब हमारा 2 बार बराबर आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि गुणन क्या है, क्रम विनिमय है। गुणन क्रम विनिमय है, गुणन क्रम विनिमय है, और यही क्या था, प्राकृतिक संख्याओं में था। चौथे नंबर पे जब हम देखते हैं तो कंडीशन वही बन जाती है जो प्राकृतिक संख्याओं में थी, क्योंकि अब एक और बचा है। यदि भाग के लिए भी नहीं हो गया तो प्राकृतिक संख्याओं वाली कंडीशन बन जाएगी। इसमें देखते हैं कि हम दो संख्याओं में, जैसे a और b है, तो एक बार a में b का भाग देंगे और दूसरी बार b में a का देंगे। तो भाग के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कोई संख्या ले ली 0 और 0 में 3 का भाग दिया, लेकिन इधर 3 में किसका दिया, 0 का, क्योंकि हमें क्रम चेंज करना है। तो ये क्या होगा, बराबर नहीं है, क्योंकि जब 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि हम किसी भी संख्या का जब 0 में भाग देते हैं तो वो 0 बन जाता है, लेकिन जब हम किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित रहता है, तो इट इज नॉट इक्वल टू। सो वी कैन से दैट डिवाइड इज नॉट क्रम विनिमय, भाग क्रम विनिमय नहीं है। भाग क्रम विनिमय नहीं है। डिवाइडेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो यहाँ तक आप देख लिया है आपने, चारों संक्रियाएं आपने पढ़ ली है, किसके लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए। और इससे पहले आपने पढ़ी थी किसके लिए, प्राकृतिक संख्याओं के लिए, यानी कि नेचुरल नंबर के लिए आपने पढ़ा था क्या, क्रम विनिमयता गुणधर्म। और उससे पहले पढ़ा था आपने समृद्ध गुणधर्म, प्राकृतिक संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्णांकों के लिए और परिमेय संख्याओं के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं क्रम विनिमयता गुणधर्म, जो हम प्राकृतिक संख्याओं के लिए पढ़ चुके हैं, और दूसरे नंबर पर हम पूर्ण संख्याओं के लिए भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के लिए। अब हम पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म पढ़ते हैं सॉरी। और इसमें यही वही कंडीशन बनी है जो कंडीशन हमारी किस में बनी थी, प्राकृतिक संख्याओं में बनी थी। यहाँ पर उसमें भी क्या आया था, यस नो, और इसमें भी यही आया है कि व्यवकलन और भाग के अंतर्गत जो पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या नहीं होती, क्रम विनिमय नहीं होती। इसी प्रकार प्राकृतिक संख्याओं में व्यवकलन और भाग के अंतर्गत जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या नहीं होती, क्रम विनिमय नहीं होती। तो यहाँ तक कंप्लीटली इसको एक बार देखिएगा। अब हम आपको करें यानी कि प्लस माइनस गुणा और भाग, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन या डिवाइड। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं पूर्णांकों के लिए, और इस पूर्णांक को जेड या आई से इंडिकेट करते हैं। और पूर्णांक कौन से होते हैं, पूर्णांक होते हैं जैसे -4 ले लिया, -3 ले लिया, -2, -1 और 0, और इधर आएगा 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रकार से ये आगे तक चलते जाते हैं, इन्हें पूर्णांक कहते हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले योग के लिए पढ़ते हैं हम कि इनका जब हम दो पूर्णांकों a और b का योग करते हैं, दो पूर्णांकों का योग यानी कि उनका जब हम सम करते हैं और इसके बाद उनका एक बार सम करते हैं और दूसरी बार उनका जब सम करते हैं तो उनका स्थान हम चेंज कर लेते हैं, a की जगह b और b की जगह a रख देते हैं, तो हम क्या पाते हैं, क्या हम देखते हैं कि दोनों बार हमारा जो योग था वो सेम था। यदि सेम था तो हम कहेंगे कि जो पूर्णांक हैं वो योग के लिए क्रम विनिमय है, यानी योग क्रम विनिमय है किसका, पूर्णांकों का। तो देखिए हम यहाँ पर 3-4 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सबसे पहले योग करते हैं तो हम सबसे पहले -4 को ही ले लेते हैं, तो हम लेंगे यहाँ -4 और इसमें अब हम क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे +2 बराबर। अब हम लिखेंगे 2 - 4, क्योंकि हमें इसका एक बार हमें 2 अंक चूज करके और क्या करना है कि ए और बी हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें से कोई सा भी, यहाँ से अनंत तक, यहाँ से अनंत तक कोई सा भी 2 अंक सेलेक्ट कर लिया ए और बी के तौर पे। इसके बाद इसको ए माना, इसको बी, इस a + b है तो इसे b + a कर देंगे, तो ये क्या है, a + b। ये कितना है -4, b कितना है 2। अब यहाँ b 2 है और ये कितना है -4, क्योंकि हमने अब क्या किया है कि
इधर हमने किया था -4 + 2, लेकिन इधर हमने इनका चेंज कर दिया सिस्टम, यानी 2 में से 2 में क्या जोड़ दिया -4। 2 में जब -4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये हमने घटाया नहीं है। इसे समझने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 + -4। हमने 2 में क्या जोड़ा है, इधर हमने -4 में +2 जोड़ा था, इधर हमने 2 में -4 जोड़ दिया, बात तो वही है। देखिए अब यहाँ पर बचेगा कितना, -2, और यहाँ पर भी -2। इसका मतलब क्रम चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो एक हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं कि और लेते हैं हम कोई अंक, जैसे हमने ले लिया -3 और इसमें हमने जोड़ दिया -3। देखिए बराबर -3 ले लिया और इधर -3 ले लिया, तो इनका जब हम योग करेंगे तो ये -6 आएगा। अब हम देखते हैं कि इनका स्थान चेंज करते हैं हम। ये क्या था a, तो इसे क्या बना देंगे b, और ये क्या था b, तो इसे बना देंगे a। जैसे -3 + -3, तो हम देखते हैं कि अब भी हमारा सेम आ रहा है। यहाँ पर आप कोई और अंक लेकर देख सकते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो सकता है कि -3 कौन सा है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूं -4। अब -3 + -4 ये -7 होते हैं, तो यहाँ पर हम इनका जब स्थान बदलेंगे तो हम b को क्या बना देंगे a, और इसमें क्या जोड़ देंगे हम -3। अब इसमें -3 जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, -7 ही आएगा। हमने 2 को चेक करके देख लिया है, और भी हम एग्जाम्पल लिखकर इसमें चेक कर सकते हैं कि जब 2 पूर्णांकों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो और इसके बाद उनका स्थान बदल के जोड़ते हैं, तो उनका जो योग होता है वो वही रहता है। देखिए 4 में से 2 जाएगा, -2 बचेगा। यहाँ भी 2 में से -4, 2 में क्या जोड़ेंगे -4, तो -2 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इधर -3 है और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -3 और -4 सॉरी -7 होते हैं। इधर भी जो प्लस है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -4 और -3 क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे माइनस के। तो हम कह सकते हैं कि योग कैसा है, क्रम विनिमय। योग क्रम विनिमय है, किसका, पूर्णांकों का। पूर्णांकों का जो योग है वो क्या है, क्रम विनिमय, यानी कि a + b = b + a हमारा आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं व्यवकलन के लिए। व्यवकलन के लिए जब हम चेक करते हैं तो दूसरे नंबर पे आता है व्यवकलन। व्यवकलन घटाव को कहते हैं, जिसे सब्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। तो देखिए जब हम 2 संख्याओं को घटाते हैं, सिर्फ हम एक एग्जांपल से आपको बता देंगे कि जब हम 2 पूर्णांकों को घटाते हैं, जैसे हमने घटाया है -4 में से घटाया है कितना, -2, ध्यान से देखें। और अब हम यदि इसका क्रम चेंज कर देते हैं, जैसे -2 में से घटाते हैं क्या, -4, तो देखिए यहाँ पर तो हो जाएगा क्या, ये -4 है और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -4 में से +2 गया तो -2 बचा। लेकिन यहाँ पर -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और +4 में से -2 हो जाएगा, तो यहाँ +2 बचेगा, इसलिए ये बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यवकलन है वो क्रम विनिमय नहीं है। किसका, पूर्णांकों का। व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। व्यवकलन क्या नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। अब देखते हैं हम गुणन के लिए। हम जब गुणन के लिए देखते हैं तो हम क्या करेंगे, हम जो पूर्णांकों के लिए चेक करने जा रहे हैं कि पूर्णांकों के लिए जो क्रम विनिमयता है वो गुणन के लिए लागू होता है कि नहीं। तो हम इसमें से कोई, जैसे 0 × ले लिया है -4, 0 × -4 हमने ले लिया है, और इधर हम लेंगे -4 × 0, तो बराबर ही आएगा, क्योंकि किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद हम लेते हैं 4 × -4 बराबर, अब हम इनका स्थान चेंज करेंगे तो -4 × 4 तो बराबर आएगा -16। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों से जो गुणन है वो क्या है, क्रम विनिमय,
इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय है। क्या है, क्रम विनिमय। इसके बाद देखते हैं हम भाग के लिए। चौथे नंबर पर हम देखते हैं डिवाइड के लिए, यानी कि भाग के लिए। तो क्या हम देखते हैं कि पूर्णांकों में से कोई भी दो पूर्णांक हम उठा लेंगे, उन दोनों पूर्णांकों को एक बार क्या करेंगे, भाग देंगे। इसके बाद उनका स्थान चेंज करके भाग देंगे, क्योंकि ये क्रम विनिमय है। जैसे हम भाग देते हैं किसमें, जैसे 3 में भाग दिया हमने, किसका, 3 में भाग दिया है 2 का, ठीक है, दोनों पूर्णांक है। इसके बाद जब हम 2 में 3 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाग क्या नहीं है, क्रम विनिमय। भाग क्रम विनिमय नहीं है, भाग क्रम विनिमय नहीं है, नहीं है। देखिए भाग अपना क्या नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, और घटाव भी क्या नहीं था, क्रम विनिमय नहीं था। इसी प्रकार हमने उनमें देखा था, किसमें, पूर्ण संख्याओं में। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या था, अलग था, और यहाँ पर अलग है। योग के लिए क्या है, क्रम विनिमय है। घटाव के लिए क्या है, व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं है। और जो पूर्ण संख्याएं थी उनके लिए क्या था, योग के लिए क्रम विनिमय था, और व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं था। गुणन के लिए क्रम विनिमय था, और भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं था। तो इस प्रकार हमने चौथे नंबर पर परिमेय संख्याएं, यानी परिमेय संख्याओं के लिए हम क्रम विनिमयता गुणधर्म है उसकी जांच करेंगे, और परिमेय संख्याओं के लिए भी हम चारों संक्रियाओं पर करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर P एंड Q क्या है, P एंड Q इंटीजर है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि जहां पर P अपॉन Q और P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम परिमेय संख्याओं के लिए सबसे पहले जांच करते हैं योग के लिए, यानी कि परिमेय संख्याओं, दो कोई परिमेय संख्याएं ले लेते हैं हम, और उनका क्या करते हैं, उनका कर देते हैं योग। जैसे ये दो परिमेय संख्याएं ली है हमने, और इनका हम क्या करने जा रहे हैं, योग करने जा रहे हैं। जब हम इन दो परिमेय संख्याओं का योग करते हैं, और इसके बाद हम इनका स्थान बदल के योग करेंगे, यानी कि a प्लस बी और इसके बाद b प्लस ए करेंगे। क्या दोनों यदि हमारे बराबर होते हैं तो हम कह देंगे कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्रम विनिमयता का पालन करती हैं योग के लिए। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, योग लिख देते हैं 1 नंबर पर, और हम किसके लिए जांच कर रहे हैं, योग के लिए। देखिए अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर आपको इसे हल करके दिखाएंगे हम। तो देखिए बराबर में, पहले हम इसके बराबर में लिख देते हैं कि जब हम इसको लिखते हैं तो ये क्या है, ए और ये क्या है, बी। तो हम पहले बी लिख लेते हैं क्योंकि हमें बी प्लस ए करना है, और प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और इसके बाद क्या लिख देंगे, 2/3। ये माइनस नहीं है, ये 2/3 है प्लस का, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2/3। तो देखिए अब जब हम, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो जाएगा 2/3 माइनस 2/4, क्योंकि प्लस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इधर हम देखते हैं कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इनका एलसीएम 12 आ गया, और 3 चौको 12, और 4 को 2 से गुणा किया 8 आया, 4 तिया 12, और 3 को 2 से गुणा किया 6 आया। तो ये टोटल अपन का आ चुका है 2/12 बराबर 1/6। इतना ही हमारा ये आना चाहिए। देखिए 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया, 4 का 3 में भाग दिया, और 3 दूनी 6 माइनस का, इसके बाद 3 चौको 12, 4 दूनी 8। अब देखिए 6 में से 8 गया, क्या बचा, 2, 2/12 है बराबर 1/6। यानी कि ये दोनों हमारे क्या हैं, बराबर हैं। जब हमने इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ा तो इनका आंसर आया 1/6। लेकिन जब हमने स्थान बदल के जोड़ा तो फिर भी 1/6 आया। तो हम कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो योग के अंतर्गत क्या होती हैं, क्रम विनिमय। तो इनका योग कैसा है, क्रम विनिमय है। योग क्रम विनिमय है, किसका, परिमेय संख्याओं का।
परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय होने का क्या मतलब है कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो योग के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करती हैं, यानी कि इनका स्थान बदल के हम जोड़ देंगे तो भी वही आएगा। अब हम देखते हैं कि घटाव के लिए यानी कि व्यवकलन के लिए ये किस तरह का व्यवहार करेंगी। जो व्यवकलन होता है यानी कि घटाव, जब हम दो संख्याओं को घटाते हैं, जैसे कि मैं इन्हीं को ले लेता हूं, तो मैं ले लेता हूं 2/3 और इसमें से घटाना है -2/4, और क्या ये बराबर होगा किसके, -2/4, और इसमें से क्या घटाऊंगा -2/3। ऐसे मैं इसको कर देता हूं, क्योंकि ये ए है ये बी है, हम चिन्ह को नहीं देखेंगे, बीच में जो साइन लिखा हुआ है वो तो हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम योग कर रहे हैं, बीच में योग लगाएंगे, व्यवकलन कर रहे हैं, बीच में व्यवकलन लगाएंगे। हमें देखना है सिर्फ इसका चिन्ह प्लस है और इसका माइनस है, ए है बी है सॉरी। तो हमने क्या कर दिया कि इससे पहले लिख दिया क्योंकि हमें चेंज करना है ना, तो ये हो जाएगा b माइनस ए, ये a माइनस बी है तो b माइनस ए हो गया है। अब देखिए इनका जो बराबर आना चाहिए, तो देखिए इनका बराबर आता है कि नहीं, किस प्रकार से अब हम देखते हैं। तो देखिए इनका हम मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, माइनस का माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा 2/3 प्लस 2/4, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, तो 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, तो टोटली कुल मिला के हो जाएगा कितना 14/12 बराबर 7/6। इसका आंसर 7/6 आया, इसका भी यही आना चाहिए। तो इसे जब हम हल करते हैं तो वही हमारा ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12, और 4 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 में 4 का भाग देंगे 3 आया, 3 दूनी 6 माइनस 3 चौको 12, 4 दूनी 8, माइनस का क्या आया है 14। देखिए यहाँ पर आ गई है गड़बड़ी, क्योंकि हमें पता है कि ये घटाव के लिए क्रम विनिमय नहीं होगा, तो ये हो जाएगा अपन का -14/12 जो होगा -7/6, लेकिन यहाँ तो हमारा प्लस का था। देखिए तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं हैं, जब ये दोनों बराबर नहीं है तो व्यवकलन के लिए मतलब व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, किसका, परिमेय संख्याओं का व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। और ज्यादातर हम देख रहे हैं कि सभी में यही आ रहा है, जैसे हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा तो सेम वही आया था, पूर्ण संख्या पढ़ा और वही आया था, और पूर्णांक पढ़ा वही आया था, और ये भी इसमें भी यही आएगा कि व्यवकलन और घटाव के लिए नहीं है क्रम विनिमय का, बाकी सभी के लिए है। तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो क्रम विनिमयता नियम है वो प्राकृतिक संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्णांकों के लिए और परिमेय संख्याओं के लिए, घटाव और किसके लिए, भाग के लिए लागू नहीं होता, बाकी सबके लिए लागू होता है। बाकी दो संक्रियाएं बची हैं, योग और गुणन की। देख लीजिए यहाँ पर ये आया। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके लिए, गुणन के लिए। तो गुणन के लिए हम पढ़ेंगे किस पे, दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे लिख देंगे हम गुणन। गुणन के लिए हमें क्या करना है कि गुणन के लिए हमें दो परिमेय संख्याओं का गुणा करना है, इसके बाद उनका स्थान बदलकर गुणा करना है। a इंटू बी बराबर b इंटू ए यदि आ जाता है तो हम कह देंगे कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। तो हम कोई संख्या लेंगे, इनमें से परिमेय संख्याओं में से कोई संख्या लेंगे, जैसे हमने ले लिया 2/3, इसको मल्टीप्लाई किया किससे, कोई एक संख्या ले लिया जैसे 3/7, और ये ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा a इंटू बी। अब हमें बराबर में आना चाहिए 3/7 इंटू 2/3, तब हमारा ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। तो देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा इधर, और क्या बचेगा 2/7, इधर भी 3 से 3 कट जाएगा, 2/7 बचेगा। इसका मतलब बराबर आ गया है। एक बार हम और चेक कर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया माइनस का 3/4 और इसको गुणा किया है किससे, इसको गुणा कर दिया हमने माइनस का 7/4 से। देखिए अब फिर हम क्या लेंगे, इधर ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ये हमें देखना है, बाकी हमें ये a है और ये b है, तो a प्लस बी अब लिखेंगे b प्लस ए, यानी कि ये वाला लिखेंगे
इसके बाद इसको किससे गुणा कर देंगे, ए से। तो देखते हैं हम, क्या देखते हैं कि इनका स्थान का चेंज करने पर कोई फर्क नहीं आ रहा है। ये हो जाएगा कितना, 21/16 प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा 21/16। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब दो हम परिमेय संख्याओं को गुणा कर रहे हैं और इसके बाद उनका स्थान बदल के गुणा कर रहे हैं, तो उनका जो आंसर है वो बराबर आ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रम विनिमेयता है वो परिमेय संख्याओं के गुणन के लिए, हम कह सकते हैं कि जो क्रम विनिमेयता गुणधर्म है वो परिमेय संख्याओं की गुणन संक्रिया के लिए लागू होता है। तो हम सीधे तौर पर लिख देंगे यहाँ कि गुणन के लिए क्रम विनिमय है, गुणन के लिए क्या है, क्रम विनिमय, गुणन के लिए क्रम विनिमय है। हम लिख देंगे कि गुणन के लिए क्रम विनिमय है। अब एक और बच्चा हमारा किसके लिए, भाग के लिए। ये गुणन के लिए हमारा तीसरे नंबर पे था, क्योंकि पहले नंबर पे योग था, दूसरे पे घटाव था, तीसरे पे गुणन है और चौथे पे भाग है। जब हम भाग करके देखेंगे, यानी कि कोई भी दो संख्या ले लेंगे, जैसे 2/3 ले लिया हमने माइनस का, और इसमें हम भाग देने जा रहे हैं 7/4 का। इसमें इसका भाग देंगे तो हम इसको बराबर करेंगे 7/4 में भाग देंगे किसका, 2/3 का। तो बराबर आएगा कि नहीं, किसी भी हालत में बराबर नहीं आएगा, क्योंकि जब हम 2/3 में भाग देंगे किसका, 7/4 का, तो भाग की जगह क्रॉस का चिन्ह लगा के इसे उल्टा कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, 7/4 है, और जो 3 ये उल्टा हो जाएगा। तो देखिए क्या आता है, तो ये आ जाएगा 8/21 और ये आ जाएगा 21/8, उल्टा हो गया ना पूरा, इसका मतलब बराबर नहीं आया। तो ये किसी हालत में बराबर नहीं आता, भाग में तो किसी के लिए भी नहीं आता। यहाँ तक हमने सबके लिए देखा है, और हमने वो भी पढ़ा था समृद्ध गुणधर्म, उसमें भी भाग के लिए कोई सा भी अप्लाई नहीं कर रहा था, ना पूर्ण संख्या, ना प्राकृतिक संख्या, ना इंटीजर, ना रेशनल नंबर, और यहाँ भी नहीं करता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, भाग आ जाए तो आंख बंद करके कहना है कि ये किसी के लिए नहीं होता। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भाग क्रम विनिमय नहीं है, भाग क्रम विनिमय नहीं है। ये जहां तक हम देख रहे हैं कि हमें सभी संख्याओं के लिए इसी प्रकार का आया है। अब हमने क्या कि चारों पढ़ लिया है, प्राकृतिक संख्याओं पर क्रम विनिमयता का नियम चारों संक्रियाओं के लिए पढ़ लिया है, इसी प्रकार पूर्णांकों के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए और परिमेय संख्याओं के लिए हमने चारों पर पढ़ लिया है, और चारों संक्रियाओं पर पढ़ लिया है अच्छी तरह से। लेकिन हमने एक कॉमन बात पाई है कि जो इसमें है वही बाकी तीनों में है, यानी पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, चारों में वही है। वही क्या, चारों में यही है। चारों का मैं एक साथ बता रहा हूं कि जो योग है उसके लिए तो क्या है, क्रम विनिमय है, व्यवकलन और भाग के लिए नहीं है, बाकी योग और गुणन के लिए है। देखो इसमें गुणन के लिए है, और इससे पहले जब हमने पढ़ा था योग के लिए था, लेकिन घटाव और भाग के लिए नहीं था। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं, पूर्णांकों, परिमेय संख्याओं और क्या, प्राकृतिक संख्याओं, इनके लिए क्रम विनिमयता का जो गुणधर्म होता है वो व्यवकलन और भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं होता, और गुणन और योग के लिए क्रम विनिमय होता है। एक लाइन में हमने आपको पूरा पढ़ा दिया, जितना भी अभी पढ़ाया है 1 घंटे में, वो पूरा सिर्फ एक लाइन में बोल दिया कि क्रम विनिमयता जो गुणधर्म है वो पूर्ण संख्याओं के लिए, प्राकृतिक संख्याओं के लिए, पूर्णांकों के लिए और परिमेय संख्याओं के लिए उनकी संक्रिया व्यवकलन और भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं होता, बाकी गुणन और किसके लिए, योग के लिए क्रम विनिमय नियम पालन होता है। और ये यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं। इसके बाद ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो कह देंगे कि योग के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, इनके लिए ये किस प्रकार से लागू होंगी। तो अभी पहले जस्ट अगले वीडियो में, पिछले जो वीडियो है उसमें हम ये पूरा पढ़ चुके हैं, यानी कि यहाँ से हम देखते हैं कि पिछले वीडियो में हम ये पूरा पढ़ चुके हैं। अब हमें फिल करना है
कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो योग के लिए क्रम विनिमय होती हैं या नहीं। तो देखिए हम पूरा पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस होती हैं, यहाँ पर लिखेंगे नो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब a प्लस बी और b प्लस ए करेंगे तो अलग आंसर आएगा। गुणन के लिए होती हैं और भाग के लिए नहीं होती। इसी प्रकार जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो योग के लिए होती हैं, व्यवकलन के लिए नहीं होती, और गुणन के लिए होती हैं लेकिन भाग के लिए नहीं होती। इसी प्रकार जो पूर्णांक हैं वो पूर्णांक यहाँ पर यस आएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो चेंज करके जोड़ेंगे तो वही आएगा, यहाँ पर नो आएगा और यहाँ पर यस आ जाएगा, क्योंकि गुणा करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर कभी यस नहीं आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर यस आएगा, हाँ यहाँ पर नो आएगा, यहाँ पर यस आएगा, यहाँ पर नो आएगा। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यस यस नो नो यस यस नो नो, यानी कि चारों क्या है समान है, लेकिन पढ़ाना हमारा फर्ज था, इसलिए हमने आपको अलग अलग करके इनकी सबकी चार चार संक्रियाएं पढ़ाई थी। प्राकृतिक संख्याओं की योग, व्यवकलन, गुणन और भाग चारों के लिए हमने आपको करके बताया था, जबकि आंसर सबका यही आया था। इसमें एक लाइन में समझा देता हूं कि ये क्या है। तो ये है कि जो क्रम विनिमयता का नियम हम पढ़ रहे हैं वो हम किस पर पढ़ रहे हैं, इन चारों संख्याओं पर हमने पढ़ा है। हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए, प्राकृतिक संख्याओं में, और ये क्या है संक्रियाएं, तो प्राकृतिक संख्याओं में संक्रिया योग के लिए जो क्रम विनिमय है वो लागू होता है, क्योंकि जब a प्लस बी बराबर b प्लस ए करेंगे तो हमारा वही आंसर आएगा। जैसे 2 प्लस 3 5 और 3 प्लस 2 5, नहीं स्थान चेंज करके जोड़ा तब भी वही आया। तो इसी प्रकार ये सारे हैं, जबकि यहाँ पर नहीं होता। जैसे 2 में से 3 घटाऊंगा तो -1 बचेगा, लेकिन अब बदल के घटाऊंगा, जैसे 3 में से 2 तो 1 बच जाएगा, एक तरफ -1 बच रहा है, इस तरफ +1, तो बराबर नहीं होते। तो इस प्रकार ये सारे हैं, पहले समझा दिए गए हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा और इस सारणी को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने आपको ये बताया था कि ये किस प्रकार से अप्लाई होंगे, तो इसको ध्यान से देख लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।